हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम वर्ब की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिससे हमें वर्ब चैप्टर का एक पूरा क्विक आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन दी क्लास। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या एरर है। ठीक है, एक तो वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आइडिया है कि वर्ब से रिलेटेड एरर है। एंड दूसरा पॉइंट ये होता है कि देखिए पहला पार्ट देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस। सो मतलब हमें अगर इसका मोटा बेसिकली हमें इसका हिंदी में इतना तो समझ में आ ही रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव था। अगर कुछ इंक्विजिटिव का मतलब किसी को ना भी पता हो तो इतना तो समझ आ रहा है कि भाई मैनी क्वेश्चंस क्लास में रेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। सो अब क्वेश्चंस को क्या करा जाता है। वॉज तो ठीक है, हम प्रेजेंट मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वॉज तो ठीक है, पर यहाँ पे पॉइंट आता है कि रोज। अब क्या रोज रोज क्यों? देखो वर्ब में हमारे आते हैं, जैसे एक तो आता है भाई यूजेज, वर्ब की यूजेज कैसी हुई है और कंफ्यूजिंग वर्ब है या क्या है। तो यहाँ देखो कंफ्यूजिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा भाई। दो तरह के वर्ब्स होते हैं, जैसे रोज राइज ना, हमें पता नहीं होता एक्चुअली क्या होता है। देखो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब में क्या आता है, लेट मी करेक्ट यू। सी नहीं पता तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि देखो एक होता है राइस, एक होता है राइस। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा वर्ब का एकदम बेस फॉर्म है। वर्ब का बेस फॉर्म है राइस, और वर्ब का बेस फॉर्म कह लो या फर्स्ट फॉर्म भी हो गया राइस। अब इसका मैं जब सेकंड फॉर्म होगा ना वो होगा रोज, रोज, और जब इसका V3 की बात करूँगी वो हो जाएगा राइसन, हो जाएगा राइसन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होता है उगना, यानी कि उगना, ध्यान से समझिएगा, उगना या फिर बढ़ना या उठना या तरक्की करना। ठीक है, तो आगे बढ़ना या फिर जैसे सूरज उग रहा है तो हम बोल रहे हैं सनराइज। कोई आगे बढ़ रहा है या उठ रहा है या तरक्की कर रहा है तो राइस, तब तो ये वाला राइस आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब अगर कोई मुद्दा उठाने की बात हो रही है कि मुद्दा या प्रश्न इस तरह से उठाने की बात हो रही है तो उसका लिए बेस फॉर्म होता है हमारा रेस। उसके लिए बेस फॉर्म क्या होता है, रेस। और इसका जो V2 या V3 दोनों ही फॉर्म इसके क्या होते हैं, V2 एंड V3 दोनों ही फॉर्म इसके क्या होते हैं, रेस्ड होते हैं। यानी कि कोई जब मुद्दा उठाया जाता है, कोई प्रश्न उठाया जाता है, उसको हम रेस्ड कहते हैं। एक तो ये हो गया, और एक और आता है वैसे, उसका होता है रेज। रेज पढ़ते हम रेज ही हैं, रेज, बट इसका जो सेंस है वो होता है ध्वस्त करना। जब ध्वस्त करने की बात आती है तो ये वाला रेज यूज होता है, दिस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर समझ में आ रहा है कि दैट ही रेस। अब यहाँ पे ये जो रोज आया है ये तो ये वाले राइस का फॉर्म है, हमें तो मुद्दा उठाना है यानी क्वेश्चन उठाना है। तो जो रोज है एक तो V2 है और उसका अर्थ है उठना, बट कई सवाल उठाने की बात हो रही है यानी कि रेज्ड आएगा। क्या आएगा, रेज्ड आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है। सो रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ही वॉज born टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफिलिएंट फैमिली। यहाँ तक ठीक है, एफिलिएंट फैमिली। अब देखो यहाँ पर वर्ब देखो, वॉज born, वॉज तो ठीक है, अब वॉज के बाद आना क्या चाहिए, V3 फॉर्म। देखो अब बॉर्न, बॉर्न की बात हो रही है, सो BORNE वाला बॉर्न है, ये जो है बॉर्न। अब ये वाला यहाँ पे देखना, कंफ्यूजिंग पेयर समझना। देखो बियर, जब वर्ब का बेस फॉर्म, देखो वर्ब के दो बेस फॉर्म है और दोनों ही बियर है। वर्ब का बेस फॉर्म एक ही बियर है पर उनके मतलब अलग अलग है। जब बियर जो है यूज़ किया जाए पैदा करने के लिए, जब पैदा करने की बात हो रही हो, देखो बियर के दो मतलब होते हैं, एक होता है पैदा करना, एक होता है बर्दाश्त करना। अब बेस फॉर्म तो यही रहेगा, और इसका सेकंड फॉर्म की बात करूँ, सेकंड फॉर्म भी यही रहेगा, बोर। सेकंड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, बोर। जो चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है थर्ड फॉर्म में, और दो तरह का चेंज आ रहा है। कैसे, ये पॉइंट समझना। पहला ये कि अगर मैं लिखूँ ये बॉन्ड,
बॉन्ड V3 फॉर्म लिखो बॉन्ड। सो ये वाले बॉन्ड का मतलब है पैदा करना, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूँ बॉन्ड, लास्ट में सिर्फ ई लगा दूँ, सिर्फ ई लगाया है, इतनी सी मिस्टेक, इसका मतलब हो जाएगा बर्दाश्त करना। तो ये वाले बॉन्ड से मतलब होता है बर्दाश्त करना। सो क्या बर्दाश्त कर रहा है वो पुअर पेरेंट्स, ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो बात हो रही है कि पैदा करने की बात हो रही है, पर उसको जो ब्रॉटअप किया गया, यानी कि उसको पढ़ाया लिखाया गया एक एफिलुएंट फैमिली में। सो ही वॉज बॉर्न नहीं आएगा, ये एनी वाला नहीं आएगा, सिर्फ BORN आएगा। ये यहाँ पर एरर था, वो ठीक करना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। थर्ड उस पर देखो, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी आस्पेक्ट्स। सो जो यूनिवर्सिटी है वो फाउंड हुई थी कब, 1950 में, when it was not self डिपेंडेंट इन मैनी आस्पेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर फाउंड का समझते हैं ज़रा हम। देखो एक तो ना जैसे यहाँ पर समझिए ज़रा, एक होता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड अगर बेस फॉर्म लेकर चलो, फाइंड उसका मतलब होता है कोई चीज़ हम पा लेते हैं, यानी खोज लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो फाइंड होता है। और उसी का V2 फॉर्म होता है फाउंड, और फाउंड V3 फॉर्म होता है फाउंड। यहाँ पे मतलब है पाना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज फाउंड है ना, तो ये जो ये V2 यहाँ वॉज फाउंड लिखा है, यहाँ पर फाउंड क्या है? फाउंड ये फाइंड का बेस फॉर्म है। यहाँ पर द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950, वॉज के बाद आ रहा है ना। बट यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है? एक और बेस फॉर्म चाहिए होता है, एक और बेस फॉर्म होता है फाउंड, और उसका ही जो V2 और V3 वर्जन होता है वो होता है फाउंडेड और फाउंडेड, यानी स्थापित करना, स्थापित करना। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट हेयर इज दैट कि जो फाउंड है ना, फाउंड के स्थान पर क्या आएगा? फाउंडेड का प्रयोग होगा। फाउंड के स्थान पर फाउंडेड का प्रयोग होगा। और फाउंडेड कौन सा वाला? V2 वाला नहीं, V3 वाला, V3 वाला। यहाँ V3 की बात हो रही है। सो फाउंडेड का प्रयोग होगा, फाउंडेड का V3, फाउंड का V3 फाउंडेड होता है स्थापित करना, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। ओके, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। ओके, इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक तो ये दिख रहा है कंप्लेंट, ये वर्ड दिख रहा है आपको कंप्लेंट, ओके, ऑलराइट। अगेंस्ट हिम as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। सो पार्ट नंबर सी देखो, he failed to mend his ways, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई उसने अपने जो वेज हैं उनको ठीक नहीं करा, इन स्पाइट ऑफ मेरी रिपीटेड वार्निंग्स के बाद भी। सो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। नाउ गाइस देखो, यहाँ पर आप देखो कि कंप्लेंट अगेंस्ट हिम यहाँ लिखा है, तो यानी कि एक्शन, वो चाह रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कि मैंने शिकायत लगाई, शिकायत करने के बावजूद भी, यानी शिकायत लगाना एक काम करना हुआ। तो जो एक कंप्लेंट है ये तो एक तरह का नाउन है। कंप्लेंट तो नाउन होता है, कंप्लेंट नाउन होता है, जहाँ टी आ गया ना, टी नाउन होता है, यानी शिकायत। और जब हम शिकायत लगा रहे हैं वो भी पास्ट टेंस में लगा रहे हैं। सो कंप्लेन का V1 क्या हुआ? कंप्लेंट, सॉरी कंप्लेन हुआ, और V2 क्या होगा? देखो तो यहाँ आएगा V2 और V3 दोनों ही होंगे कंप्लेंड। सो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। समझ में आ गया कहाँ गलती थी? चलो अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन द पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। ओनली द टफ सर्वाइव, एक तो यहाँ पर आएगा भाई ओनली द टफ सर्वाइव।
अब इसका क्या है, देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वाले उस पॉइंट को बता देती हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, बट एरर कुछ और है यहाँ पर, वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले ये टफ सर्वाइव का समझो। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। सो देखो, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर्वाइव्स क्यों नहीं और सर्वाइव क्यों, क्योंकि जैसे कि ये टफ है यहाँ पर, द टफ, ये है क्या, ये टफ क्या, द टफ है क्या यहाँ पर, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। द टफ सर्वाइव्स एडजेक्टिव है और ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है। टफ वैसे तो एडजेक्टिव होता है, पर ये यूज़ किसकी तरह हुआ है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो टफ सर्वाइव, तो बात हो रही है सर्वाइव की, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं, जब हम एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ हम एकदम बेस फॉर्म लगा रहे हैं। एडजेक्टिव को जब हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम बेस फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द रिच मैन डैश विद रूल्स, द रिच मैन डैश विद रूल्स। अब यहाँ पे आपको प्ले मैंने बेस वर्ब दे दी, तो भरो क्या आएगा, प्लेज आएगा, प्ले आएगा, क्या आएगा, रिच मैन प्लेज विद रूल्स। भाई यहाँ पर प्लेस, अभी प्लेस क्या है, प्लेस क्या है यहाँ पर, रिच मैन प्लेज विद रूल्स। प्लेज तो वर्ब है, वो तो समझ में आ रहा है, बट यहाँ रिच मैन जो है ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है ना। रिच मैन तो नाउन है, रिच मैन एक नाउन ही हुआ ऑब्वियसली। रिच मैन क्या है, एक नाउन है। नाउन के बाद क्या आया भाई, नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आया। देखो यहाँ पर मैन है ना, मैन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया है प्लेज, क्योंकि मैन सिंगुलर है तो प्लेज आया है। पॉइंट क्लियर है। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लेती कि द रिच डैश विद रूल्स, द रिच डैश विद रूल्स। सो यहाँ पर क्या आता है, द रिच डैश विद रूल्स, बेस फॉर्म अगैन प्ले है। सो द रिच मैन यहाँ पर आएगा प्ले विद रूल्स, क्या आएगा, प्ले। वहाँ पर प्लेज आया था, यहाँ पे प्ले आएगा। मैंने मैन नहीं लगाया, द रिच प्ले विद रूल्स, क्योंकि जो रिच है, ये रिच एक्चुअल में, तो मैं जैसे रिच मैन बोला तो तब वो एडजेक्टिव था, बट एक्चुअल में द रिच बोल दिया ना, और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है, वैसे एडजेक्टिव कहते हैं, पर ये यूज तो किसके तौर पे किया गया है, एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। सो मैंने यहाँ पर लगाया है वर्ब का बेस फॉर्म और प्ले लगाया है, प्ले। तो सिमिलरली द टफ सर्वाइव, ठीक है, बट एरर एक्चुअली नहीं है, ये तो प्रिंटिंग का हुआ। एरर क्या है, एरर देखो, द फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन पर्सन। अब देखो, अब ये जो अफेक्ट है, अफेक्ट तो वर्ब है, अफेक्ट तो वर्ब है, अफेक्ट वर्ब है। द परमानेंट अफेक्ट इज अ वर्ब। आना क्या चाहिए, वर्ब आना चाहिए, नहीं, आना क्या चाहिए भाई, द फेलियर मस्ट नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट आएगा, ये आएगा जो कि नाउन है, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन, परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन, ठीक है। यहाँ वर्ब तो हैव आ गई ना, हैव आ गई, और ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन नहीं होता, बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव करते हैं, यहाँ इफेक्ट आएगा। समझ में आया, ये छोटी बातें काफ़ी दिमाग में रखनी है आपको। चलिए फटाफट नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कह रहे हैं आई कीप माई कूल, ये कैसा लिखा है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। ओके, सिंपल सेंटेंस है। सो आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। यहाँ देखो, वर्ब देखो, लूज है वर्ब, और है व्हेन प्रोवोक्ड इज द वर्ब, है ना। सो लूज जो है, लूज,
LOOSE। अब ये जो लूज है ये एडजेक्टिव है भाई। जब भी नेवर लूज, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता, है ना, यही कहना चाह रहा है वो। सो यहाँ पर जो लूज है वो एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है। लूज एक तरह का क्या है, लूज एक तरह का एडजेक्टिव है। ये वाले लूज का मतलब यहाँ पर क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये वाला जो लूज है ये एक तरह का एडजेक्टिव होता है। लूज कोई चीज़ ढीली होती है, हम बोलते हैं ना भाई लूज, लूज शर्ट, ढीला, ढीला कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है खोने की, कि मैं अपने आप को कूल रखता हूँ और नेवर लूज, लूज यानी खोना, अपने टेम्पर को नहीं खोता, पॉइंट ये है। तो उसके लिए वर्ब है ना लॉस, लॉस ये वर्ब है, ना कि ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये वर्ब है, ठीक है। लॉस माई टेम्पर यानी आपा खोना। समझ में आया क्या मिस्टेक है? गुड। अगला आइए, He lied on the grass for hours enjoying the cool breeze. He lied on the grass for hours, बहुत सारे टाइम के लिए, enjoying the cool breeze. So lie, यहाँ पर जो lie वर्ब है वो यूज़ हो रही है लेटने के लिए। अब lie के भी देखो ना फॉर्म होते हैं, lie के भी ना फॉर्म होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब में। देखो जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, ये कंफ्यूजिंग पेयर कितने आ रहे हैं यहाँ पर समझो। एक होता है, 3 तरह के सिखाऊंगी। एक तो सबसे पहले मैं झूठ बोलने से सिखाती हूँ, झूठ बोलना। सबसे पहले झूठ बोला आपने, यानी उसको भी लाई कहते हैं, लाई झूठ बोलना। उसके और फॉर्म बताओ, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलने के लिए लाई, लाइड, लाइड। एक होता है लाई, ऐसे ही लिखते हैं उसे भी, लाई, ले, लेन, लाई, ले एंड लेन, वीटी फॉर्म। इसका अर्थ होता है लेटना, लेटने को कहते हैं लाई, ले, लेन। और अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, या फिर हमने कह रहे हैं हम न्योछावर करना, कोई चीज़ न्योछावर करना, जैसे हम कह देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि हैंस ने एग ले करे हैं, हैंस ले एग्स, सो यानी ले करना। तो ये वाला जो एल ए वाई वाला ले है, इसका क्या होता है V2, लेड, 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 ले, लेड, लेड। ये पेयर याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये वाले पेयर में क्या काम आ रहा है वो चीज़ देखो, फोकस है। देखो घास पे क्या कर रहा होगा, कौन सा मतलब वाला काम आएगा, घास पर क्या कर रहा है, पर्सन क्या हुआ होगा घास पे, झूठ बोल रहा है घास पे बैठ के, नहीं। फिर पास्ट टेंस है, वो समझ में आ रहा है कि V2 फॉर्म लगेगी भाई, पास्ट टेंस है, तो क्या घास पे बैठ के झूठ बोल रहा है, नहीं। फिर क्या कर रहा है, घास पे लेट रहा है और हवा के मज़े ले रहा है, तो हवा के मज़े ले रहा है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, क्या आना चाहिए, हवा के मज़े लेना है ना, ले आएगा, ले, ठीक है, ले आएगा। तो यहाँ पर लाई जो है लेटना, और इसका V2 ले आएगा, लेटने के लिए जो यूज़ हुआ है ले, ठीक है। तो यहाँ झूठ बोलने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला सेंस नहीं है यहाँ पर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं उस पर। अब हम नेक्स्ट देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी, ये वाला हो गया है। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है। मैनी रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाती है बैंक्स को और कॉज करती है ग्रेट डिफ़िकल्टी। ठीक है, सेंटेंस तो सिंपल सही है, एरर ढूंढना है हमें। तो ग्रामर के नज़रिए से देखो, ग्रामर के नज़रिए से देखा जाए तो ओवरफ्लो देयर बैंक्स। अब जो ओवरफ्लो होता है, जैसे वर्ब क्या होता है, वर्ब तो होता है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो का जो V2 फॉर्म है
वो क्या होता है, ओवरफ्लो का V2 फॉर्म क्या होगा, ओवरफ्लोड होता है, ना कि ओवरफ्लू। जैसा कुछ नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। तो आना क्या चाहिए इसका मतलब, ओवरफ्लोड। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ो, 9th पे आ जाओ। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। उसने अपना लगेज, ही ले हिज लगेज असाइड, ले, अब ले का क्या बताया था, ले मतलब रखना, एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। सी हियर, यहाँ पर देखो भाई, उसने अपना लगेज रखा। पहले हम कुछ सेंस समझते हैं कि ये पहली वाली लाइन में जो ले है वो रखने के लिए यूज हुआ है, असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और दूसरे में वो सो गया मतलब लेट गया। तो दूसरे वाले सेंटेंस में ये वाला ले तो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि अभी बता कर आई हूँ कि जो एक लाए होता है और लाए का V2 फॉर्म होता है ले, जो लेटने के लिए यूज होता है, लाई ले लेन, लाई ले लेन, ये लेटने के लिए होता है। और यहाँ पर बात हो रही है लगेज रखने की। जब बात हो रही है सामान रखने की बात हो रही है, तो सामान रखने की बात हो रही है तो क्या आएगा, ले, रखना, और उसका V2 क्या होगा, लेड, लेड होगा ना भाई। कुछ रखने की बात हो रही है जब यहाँ पर, तो एक ये वाला बताया नहीं था, ले बताया था कि नहीं बताया था, ले लेड लेड। इसके लिए तभी पूरा चैप्टर जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी मैं बता दूंगी कैसे कैसे हुआ है। ले लेड लेड, यहाँ पर बात हो रही है रखने की। इस ले का मतलब रखना भी होता है, न्यौछावर करना भी होता है, कुछ चीज़ हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, न्यौछावर करना भी होता है, या फिर हैंड्स अपने अंडे ले कर रही है। अब यहाँ पर लगेज रखा गया है तो ये वाले ले रखने का V2 फॉर्म आएगा, V2 फॉर्म आएगा लेड, V2 फॉर्म आ जाएगा लेड। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ 10th, उस पर आ जाओ। when calamity fell the village, when calamity fell the village they faced it bravely। जब भाई कैलामिटी आई तो उन्होंने ब्रेवली फेस करा। ओके, कैलामिटी समझ में आ गया, ब्रेवली फेस करा, ये बात भी समझ में आ गई। अब कैलामिटी फेल, यहाँ फेल पे फोकस करो, यानी यहाँ फेल के स्थान पर क्या आना चाहिए, बी फेल, बी फेल का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर फेल जो है यही एरर है, यहाँ फेल नहीं आएगा, क्या आएगा, बी फेल, बी फेल। अब रीज़न बता देती हूँ, देखो जैसे कैलामिटी यानी एक तरह की घटना हुई और विलेज वालों ने उनका सामना अच्छे से करा, तो किसी घटना का होना या फिर मतलब किसी भी घटना का होना ना, उसको हम उसका जो बेस फॉर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है बी फॉल। बट यहाँ पर हमें बेस फॉर्म की नीड नहीं है, हम पास्ट में क्योंकि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा देंगे बी फेल। क्लियर है, कोई भी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे आते हैं। द असासिन वॉज कन्विक्टेड, असासिन कन्विक्ट हो गया, कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग, असासिन कन्विक्ट हो गया और ऑर्डर किया गया भाई उसे फांसी पे टांग दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर असासिन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने कन्विक्ट, जुर्म जो है उसके कन्विक्ट हो गया और ऑर्डर किया गया कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए। इतना बात तो मतलब हमें मोटा बेसिकली इसका हमें सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ गया कि ये किस वे में बात करना चाहता है। अब वो बात समझ में आ गई तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि ग्रामर के थ्रू इसमें क्या एरर बनेगा। हंग, हंग पे हमारी नजर जाएगी, हंग में भाई ये भी कंफ्यूजिंग पेयर में आता था, तो कहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखो फटाफट से समझते हैं। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग हैंग्ड, हैंग्ड। क्लियर है, ये 1।
दूसरा पे इसी का आप जोड़ा, देखो हैंग, फिर मतलब समझेंगे हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग, समझो। अब देखो हैंग जो है ना, हैंग का मतलब एक बार यूज़ होता है फांसी पे चढ़ाना, तो भी हम हैंग बेस वर्ब होगा, या फिर तुम कोई चीज़ टांग रहे हैं, टांगना या लटका रहे हैं, तो भी तो हम हैंग कर रहे हैं। सो फांसी पे चढ़ाने वाले में क्या केस है, वो है हैंग, हैंग्ड, ये ईडी वाला, और हैंग्ड ये फांसी पे चढ़ाने वाला का केस है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और अगर सिर्फ बात होती है जब टांगने की, ध्यान देना जब मैं बात कर रही हूँ टांगने की, वर्ड्स पे फोकस करना, टांगने की, लटकाने की, लिख नहीं रही हूँ तो फोकस ऑन वर्ड्स। बात हो रही है टांगने की, लटकाने की, तो हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। पर यहाँ पे तो किसी को सज़ा मिल रही है, यानी फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो वर्ब का जो क्या यूज़ होना चाहिए, हंग यूज़ हो रखा है, तो हंग तो भाई गलत हो गया ना, हंग यूज़ कर रखा है, गलत हो गया, यही तो एरर है। क्या आएगा यहाँ पर, अब सुनो। हैंग जो है, हैंग का टांगना, हैंग टांगने वाले का V2 एवं V3 क्या होता है, हंग होता है। और हैंग फांसी लगाना का V2 एवं V3 होता है हैंग्ड। तो यहाँ पर हैंग्ड आएगा टू बी के बाद आएगा वर्ब बी है, और उसके बाद आएगा हैंग्ड आएगा। समझ में आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ये हैंग्ड। क्लियर? नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। इफ़ आई लीव नाउ, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अगर मैं अभी चली गई ना, मैं 9 बजे से पहले नहीं आऊँगी। मुद्दे की बात इतनी है, अब एरर पे फोकस करो, ठीक है? अगर मैं अभी चली गई तो मैं 9 बजे से पहले नहीं आऊँगी। सो रिटर्न बैक होम, इफ़ आई लीव नाउ, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, इफ़ आई लीव नाउ यहाँ तक ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न, इधर लिख रही है वो रिटर्न, इधर लिख रही है बैक। ये देखो मतलब रिटर्न भी और बैक भी। यार रिटर्न और बैक सिर्फ ये भी तो बोल सकती थी ना कि आई वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, है ना? सो भाई रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रखा है। तो यही तो गलती है इनकी, क्योंकि नोट करिए इस बात को। इसी प्रकार जैसे रिपीट के साथ अगेन, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई विल नॉट रिपीट अगैन, मैं आई विल नॉट रिपीट अगैन, गलत है ये। I will not enter in the class, I will not enter into the class, I will not enter into the class। अब यहाँ पर इस देखो इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको 3 बातें सिखा रही हूँ कि भाई रिटर्न के साथ बैक ये गलत है, गलत है ये ग्रामेटिकली। रिटर्न बैक मुँह ज़बानी कुछ भी बोलो, कईयों को गलत नहीं लग रहा सुनने में, बट ये गलत है, ठीक है? रिटर्न बैक नहीं, ऐसे ही रिपीट लिख दिया बस सफिशिएंट है, अगैन की ज़रूरत नहीं है। एंटर, आई विल नॉट एंटर द क्लास, मैं इतना बोल दूँ सफिशिएंट है। एंटर इनटू द क्लास बोलने की नीड ही नहीं है। रिपीट का मतलब भी दोबारा होता है और अगैन का मतलब भी दोबारा होता है। समझ रहे हो पॉइंट को, समझो। इसलिए आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। When the company ने पर्स ऑफर करा, मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी ने पर्स ऑफर करा रिटायरमेंट पे और उसने मना कर दिया, मना कर दिया ना, रिफ्यूज्ड करा, रिफ्यूज टू अग्री इट। ये क्या बात है, मतलब इधर बोल रहा है रिफ्यूज की, मना कर दिया, इधर बोल रहे एग्री कर लिया, नहीं मना कर दिया, वो बात ठीक है। रिफ्यूज टू किस चीज़ के लिए मना करा, उस पर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, ना कि अग्री करने के लिए। तो अग्री के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट आएगा। ये देखो स्पेलिंग देख लो, एक्सेप्ट आएगा। समझ रहे हो पॉइंट को, क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। समझ आया? यस, वेरी नाइस आया। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हो आगे। देखो, द timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper।
सो जो टिमिड क्रिएचर है, टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन, ये यहाँ तक ठीक है, वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। अब यहाँ पर समझना ज़रा इस पॉइंट को, देखो अब इसके एरर के थ्रू आप कितना मतलब चीज़ सीखोगे। यहाँ पर आप देखो भाई, इट वॉज द टिमिड क्रिएचर, मतलब टिमिड समझ में आ रहा है कि भाई छोटा क्रिएचर है, वो नैरो लेन में ड्रिवन हो गया जैसे तैसे, और वो किडनैपर के थ्रू स्लूड हो गया। अब कईयों को तो स्लूड का मतलब ही नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। वैसे ही यहाँ पर वो कहने का मतलब क्या है, ये स्लूड ये ठीक नहीं है, पर मतलब ये है कि किडनैपर ने उसका वध कर दिया। वध करना, गला काटना, वही एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ज़रा, बेस फॉर्म क्या होती है बेसिकली, कि किसी का मतलब किसी को ख़त्म कर देना, उसकी क्या बेस फॉर्म होती है, स्ले होती है। बेस फॉर्म क्या है, स्ले, ठीक है, स्ले होती है। और अब इसका V1 भी वही स्ले हुआ, स्ले स्ले स्ले, यानी कि ख़त्म करना। स्ले बोल रहा है कोई, तो मतलब ख़त्म, यानी वध करना, गला काट देना। दोबारा नहीं बताऊंगी, अब देखो स्ले हो गया। अब V2 फॉर्म देखो यहाँ पर क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी स्लू, SLEW स्लू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेन। स्लेन अक्सर हमने नहीं यूज़ करते हैं वर्ड्स में, इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि V1 V2 इसकी V3 क्या है, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, और क्या होती है, स्लेइंग। ये तो वही भाई कंटिन्यूस फॉर्म, ये सब छोड़ो, और स्लेज, ये तो भाई ES SES के साथ। तो अब पॉइंट पे आते हैं, V2 फॉर्म हुई ये, और V3 फॉर्म हुई स्लेन। आप बताओ यहाँ पर V2 की ज़रूरत है या V3 की? अब लगे हाथ ये तो बता ही सकते हो थोड़ा बहुत। यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, वॉज है, वॉज तो खुद ही एक वॉज आ गया ऑलरेडी, वॉज ऑलरेडी आ चुका है। कहाँ गया, देखो वॉज ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके बाद V2 लगाते हुए अच्छा लगेगा क्या? वॉज के बाद V2 शोभा देगा? नहीं देगा ना शोभा। वॉज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म शोभा देगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेन है। स्लेन है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्लूड आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा, वेयर इट वॉज स्लेन। स्ले का V3 स्लेन है ना, तो स्लेन होता है, ना कि स्लूड होता है। समझ में आया? गुड। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। ओके, नाउ मतलब इम्प्लीकेटेड मर्डर केस में उसको, हालांकि बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व, जितने मैटर अभी तक मर्डर केस के मैटर सॉल्व नहीं हुए थे उसके लिए सस्पेक्ट किया गया, डाउट किया गया। तो पॉइंट पे आते हैं जो हम काम यहाँ पे करने आए हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, यहाँ पे कंक्लूसिवली का अर्थ क्या है? कंक्लूसिवली का अर्थ है पुटिंग एन एंड, मतलब कंक्लूसिवली सस्पेक्ट किया गया, यानी कि कंक्लूसिवली का मतलब है भाई पुटिंग एंड एंड टू डिबेट और अ क्वेश्चन, एंड टू डिबेट और अ क्वेश्चन, मतलब डिबेट का एंड करने पे जब हम आते हैं डाउट। तो सस्पेक्ट शब्द के साथ कंक्लूसिवली का प्रयोग वाक्य के अर्थ को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बना रहा है। यहाँ पर कंक्लूसिवली भी आ रहा है और इधर सस्पेक्टेड भी आ रहा है। ये दोनों वर्ड्स एक साथ थोड़े से ना कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? देखो, मैंने अभी बताया कंक्लूसिवली मतलब जब मैं किसी डिबेट को एक एंड पे ला रही हूँ, किसी डिबेट को, किसी क्वेश्चन को, या फिर जो भी डाउट है उसको मैं एक एंड पॉइंट पे ला रही हूँ, एक एंड पे ला रही हूँ, और इधर मैं बोल रही हूँ कंक्लूसिवली। फिर इधर मैं बोल रही हूँ सस्पेक्ट। अभी मैंने डाउट को, सस्पेक्ट करना क्या होता है? डाउट करना। इधर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को डाउट है, और यहाँ एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि मेरा डाउट खत्म हो गया। ये क्या मतलब, कोई तुक नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट। My brother thinks that somebody must have dared him steal a scooter. यानी कि मेरे ब्रदर को लग रहा है किसी ने स्कूटर चोरी करने की हिम्मत करी है। चलो एरर पे आते हैं।
स्टील, माई ब्रदर थिंक्स दैट, माई ब्रदर थिंक्स, ठीक है, सोचा दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। यहाँ देखो, इधर देखो, स्टील द स्कूटर, थोड़ा अटपटा सा नहीं बनाया इनने, एरर लग रहा है ना। एक तो यहाँ पर देखो भाई, स्टील के पहले टू का प्रयोग होना चाहिए, डेयर्ड हिम, टू, एक तो भाई स्टील है, स्टील जो है भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उससे पहले यहाँ पे टू प्रपोजिशन आना चाहिए, टू का प्रयोग करें, पहली चीज। दूसरा चीज ये सीखो कि डेयर अगर मेन वर्ब है, डेयर अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर टू स्टील आएगा। भैया हमें पता है ना, मोडाल के बाद डेयर क्या है, डेयर क्या है, डेयर मोडाल है, मोडाल कौन है यहाँ पर, डेयर है, और उसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव, एक तो ये थोड़ा डेयर नहीं, यहाँ डे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, सिर्फ डेयर आना चाहिए, मस्ट हैव डेयर, वैसे हैव है तो शायद इसलिए इन्होंने डेयर्ड लिखा है, ठीक भी हो सकता है ना। मेन तो यहाँ पर एरर फिलहाल स्टील वाले उसका है, क्योंकि डेयर जो है वो मोडाल है और इसलिए टू आएगा उससे पहले, मतलब स्टील से पहले टू आएगा, समझ गए। चलो हाँ ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मैंने बताया ना हैव आगे इसलिए डेयर्ड लिखा हुआ है ऐसे। सो व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, यानी कंपैरिजन हो रहा है, जब मैं छोटी थी तो मैं मोहन से जल्दी भाग लेती थी या लेता था, व्हाटएवर। सो पॉइंट पे आते हैं। पास्ट टेंस में जैसे एबिलिटी को दर्शाना है, मोडाल यूज़ कर रहे हैं कैन रन, और बात कर रहे हैं पास्ट की। भाई वॉज क्या बता रहा है, वॉज इसी चीज़ का तो साइन है कि पास्ट की बात हो रही है, वॉज से पता चल रहा है मुझे, सपना थोड़ा ना है कि पास्ट की बात है। सो पॉइंट पे आते हैं, यानी कि आई कैन, कैन नहीं यहाँ पर भाई पास्ट में एबिलिटी दर्शा रहे हो तो कुड प्रयोग करेंगे हम, कैन नहीं कुड आएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट आओ। हरीश, फटाफट से करते हैं। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट्स गेटिंग डार्क। आजकल हर कोई चाहता है काम फटाफट से हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और बस ये पूरा वर्ब हम कंप्लीट कर ले, वर्ब की एक्सरसाइज। लेक्चर को बिना आगे लंबा करते हुए देखो, हरीश नीड्स टू कम हेयर, नीड्स नॉट कम हेयर एज इट्स गेटिंग डार्क। भाई रात हो रही है, हरीश को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ नीड्स क्यों लिख रहे हो, नीड्स जो है वो मेन वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब में नीड्स नहीं आना चाहिए। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर क्या होता है, व्हाट नॉनसेंस, नीड्स नहीं आएगा, क्योंकि यार यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ नीड्स मेन वर्ब नहीं है पहली बात तो, बल्कि क्या है, एक मोडाल है। एक तो नीड्स यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, मोडाल है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, नीड आएगा, मोडाल है, नीड नॉट कम हेयर, नीड नॉट कम हेयर। देखो जो मोडाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, नीड, ठीक है। मोडाल जो है, समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट टू गो देयर, ठीक लग रहा है। यहाँ डेयर का प्रयोग मोडाल के रूप में हो रहा है, तो टू गो का नहीं बल्कि गो का प्रयोग होगा। यहाँ डेयर का प्रयोग मोडाल के रूप में हो रहा है, अतः टू गो नहीं, मोडाल टू गो नहीं आएगा, गो का प्रयोग होगा, क्योंकि मोडाल के बाद V1 है, टू V1। वहाँ पर आप पूछोगे कि टू स्टील क्यों लिखा था, देखो डेयर नॉट टू गो देयर, डेयर, डेयर तो मोडाल ही है, समझो, डेयर मोडाल है। अब गो देयर, डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर मोडाल और उसके बाद सीधा गो देयर। उधर क्या केस था, उधर जो है जैसे यहाँ पे मोडाल आया,
डेयर मोडाल आया, तो सिर्फ डेयर पे फोकस करो। उसके बाद यहाँ हिम भी आ गया था, हिम एक तरह से सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव लिया था इसने 2+V1। देखो एक ये वाला थोड़ा रूल समझो कि जो मोडाल है, मोडाल वाले जो वर्ब्स होते हैं उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में तो हम नहीं करते हैं, इसलिए उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। यस बिल्कुल ठीक है। सो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैं ये कह रही थी ना, यहाँ पर ये डी वाली भी है प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेयर होना चाहिए चाहे कितना भी वो। वही मैं कहूँगी मोडाल का कैसे नियम चेंज हो गया कि डेयर है तो डेयर ही होगा, डेयर का डेयर ही होगा। बट देख लो इधर कि जो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा जैसे ऑट टू होता है, यूज टू होता है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये सब बातें तो ठीक है। साथ में देखो क्या होता है, किस तरह से बनता है भाई, सब्जेक्ट होता है, साथ में मोडाल, और उसके बाद बस वर्ब का बेस फॉर्म डायरेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ऑब्जेक्ट, बस बन गया सेंटेंस। समझ में आया? नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बन गया। उधर तो सब्जेक्ट आ गया था ना बाद में, डेयर हिम, हिम भी तो आया था इसलिए टू लगाया था। समझ गए? रीज़न बता दिया। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। अभी पुराने टाइम की बात हो रही है, और मैं मतलब हॉकी खेला करता था, या यहाँ मेंशन नहीं है। सो आई यूज क्यों आएगा, आई यूज टू आएगा भाई, डेली रूटीन के एक्शन का बता रहा है। यूज टू प्ले हॉकी, V1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ यूज नहीं आएगा, क्या आएगा, यूज्ड टू आएगा, सिंपल। अगला बढ़ो। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। सोल्जर जो अपनी कंट्री के लिए फाइट भी कर सकता है और अपनी कंट्री का ऑनर भी बचा सकता है, मान सम्मान सब कुछ। सो यहाँ पर देखो, ए सोल्जर, सोल्जर की एबिलिटी तो बता रहे हैं, बट यहाँ कह रहे हैं कि अ सोल्जर कुड फाइट। हमें पता है कि सोल्जर फाइट कर सकता है अपनी कंट्री का ऑनर, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि सोल्जर कुड की बजाय हम मस्ट का प्रयोग हो तो ज़्यादा बेटर है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। सोल्जर को मस्ट, ये काम ज़रूरी है, फाइट करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, और अपनी कंट्री का ऑनर भी बचाना चाहिए। आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने से अच्छा है डाई कर लूँ, है ना? सही बात है। सो अब देखो, आई वुड रादर डाई देन बेग। अब ये देन देखा है, देन कौन से वाला लिख दिया है? यहाँ इंग्लिश में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। देन नहीं है, ये वाला दैन आएगा, दैन, दैन आएगा, दैन, देन नहीं आएगा, दैन आएगा। देन के स्थान पर ये दिन के स्थान पर दैन आएगा, क्योंकि वुड रादर के साथ ये दैन ही चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके इमोशंस में नहीं जाना, हमें ग्रामर पे जाना है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ विल देखो यार, यहाँ पे रन फास्ट, रन फास्टेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखो फास्ट टेस्ट नहीं है यहाँ, फास्ट, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, यही चीज़ है। अब देखो, विल के स्थान पर जो है शुड का प्रयोग होगा यहाँ पे। यहाँ रन फास्ट, ये पॉइंट समझ में आया भाई, तेज भागो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी, कहानी यही है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब शुड क्यों भाई, वरना तुम ट्रेन मिस करोगे,
शुड क्यों लगाया? शुड इसलिए लगाया क्योंकि लेस्ट जो है ना, लेस्ट, इस लेस्ट के साथ मोडाल शुड यूज होता है, लेस्ट के साथ मोडाल शुड यूज होता है, इसलिए शुड लगाया। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं थी विल से भी, मुझे तो किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने इंग्लिश के कोई भी रूल बनाए और बस बोलना चालू। पर यहाँ पर बात एरर फाइंड करने की है, तो एरर फाइंड करने की बात आए, गलती ढूंढनी है ना हमें एग्जामिनर की, तो भाई तुमने विल कैसे लगाया? शुड आएगा, लेस्ट के साथ तो हमें पढ़ाया गया था शुड आएगा, ठीक है। लेस्ट का मतलब ये होता है कि मतलब एक हम प्रिवेंशन के तौर पे कह रहे हैं भाई तेज भाग लो वरना ट्रेन तो मिस सही है, फिर क्या है। चलो 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। He hoped that he will pass the exam with flying colors. He hoped that he will pass the exam with flying colors. He, इधर वो hoped बोल रहा है, इधर बोल रहा है will। या will क्यों आएगा? इधर तो तुमने past tense बोल दिया ना, और इधर will है तो will क्यों आएगा? would आना चाहिए ना, would। पास्ट में जो बात हो रही है इसलिए, और कोई बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन। आपको वर्क हार्ड करना है, पर ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, हमारे करिकुलम से है ही नहीं और हम पढ़े जा रहे हैं, दैट्स टाइम वेस्ट, नथिंग एल्स। सो ओके देखो, यू नीड नॉट क्या है? नीड नॉट क्या है? मोडाल है, और मोडाल के जस्ट बाद टू की कोई नीड है नहीं, डायरेक्ट बेस फॉर्म लगा हुआ वर्ब का, वेस्ट टाइम, सिंपल, सिर्फ वेस्ट आएगा, ठीक है, पक्का क्लियर है, गुड। 26वें पे आओ। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। जब वो दिल्ली आई ना लास्ट मंथ, उसका रोज का यही काम धंधा था, प्लेट उठाई और बस तोड़ दी। सो काम धंधे में क्या कर रही है? फिलहाल वो ब्रोक करने का काम कर रही है, चीज़ों को ब्रोक करने का, सो ब्रोक करने का काम कर रही है। शी वुड, एक तो वुड है, अब वुड तो हमको पता है, वुड तो मोडाल है, मोडाल, और मोडाल के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है वर्ब का। ब्रोक कोई बेस फॉर्म थोड़ी ना, ब्रेक, शी वुड ब्रेक आएगा, ब्रेक, ठीक है, तोड़ना, समझ गए, ग्रेट। अगले पे आओ। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। ओल्ड लेडी प्रार्थना करती थी भाई, वो ऐसी उसकी इच्छा थी कि वो लिव लॉन्ग करे, जो भी है। एक तो हम बात कर रहे हैं प्रेड, अब ये प्रेड से मुझे क्या पता चला कि पास्ट टेंस की बात है, आज की बात थोड़ी ना है। पास्ट टेंस की बात है मतलब हमें काल पता चल गया कि किस समय की बात हो रही है, तो हम समय थोड़ी ना बदल सकते हैं, पर हाँ हम यहाँ पर हुआ एरर बदल सकते हैं। दैट ही मे लिख दिया उन्होंने, मे नहीं आएगा, क्या आएगा? माइट, माइट, समझ गए, माइट आएगा, ग्रेट, समझ गए। तो राम मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। राम को अपनी मिस्ट्रेस को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ओके चलो, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। एनीवेज हम यहाँ फोकस करते हैं एरर पे, मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड। यहाँ पे कुछ झोल लग रहा है ना, क्या झोल है? सिंपल है यार कि मस्ट नॉट तो ठीक है, मस्ट नॉट तक तो बात समझ में आ गई, पर यहाँ हैव से पहले टू क्यों लगा दिया? मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस, बस टू हटा दो, बाकी सेंटेंस तो ठीक है। टू क्यों हटाने को कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना स्ट्रक्चर क्या होगा कि मस्ट लगाया, नॉट लगाया, मस्ट नॉट, मोडाल है, फिर हैव लगाया, क्योंकि मस्ट नॉट मोडाल भी तो एक तरह के क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह तो है। उसके बाद लगी हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर लगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर है, मतलब मोडाल आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब हैव आई, और V3 मतलब ये मेन वर्ब ये आई, हैव ट्रीटेड, ये आया, ट्रीटेड है मेन वर्ब, है ना। चलो समझ गए, आगे बढ़ो। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल, अगर पॉसिबल हो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करा लिया करो, वही पॉसिबिलिटी हो तो। ओके द वेस्ट मटेरियल मस्ट मतलब मस्ट रिसाइकिल होना चाहिए या शुड बी,
एक तो शुड भी आया, चलो शुड भी ठीक है, मोडाल है, रिसाइकल इफ पॉसिबल। शुड के बाद एक्चुअली बी आ गया, बी आ गया, बी तो शुड बी के बाद वी थ्री का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ना कि V1, नहीं रिसाइकल आएगा। क्यों? शुड मैंने बोला मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर आया बी आया, अब बी के बाद तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिसाइकल। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कांट बी एबल टू कंटेन by spending just 1% on the health sector. Encephalitis. Government can't be able to contain encephalitis by spending 1% on the health sector. So यहाँ पर can't यानी क्षमता की बात हो रही है. So can't be able to contain, है ना. So भाई यहाँ पर सिर्फ can't भी लिखते कि can't to contain the encephalitis, कांट कंटेन, या बी एबल टू, इनकी कोई नीड ही नहीं थी, ये बी एबल टू की कोई नीड ही नहीं थी, ये भी तो एबिलिटी है, कैन भी तो एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, फिर बी एबल टू अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है? ये थोड़ा इंग्लिश आती है तो जितने वर्ड्स आते हैं सब छाप डालोगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है, तो कैन नॉट ही सफिशेंट है, बस गवर्नमेंट कांट कंटेन दिस वे स्पेंडिंग दिस व्हाटएवर। ओके, समझ में आया? एरर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ द क्राइम। एक पुलिस ऐसा सोच रही है कि दैट ही मे बी देयर, वो वहाँ हो सकता है, येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। चलो, पास्ट टेंस की बात हो रही है, येस्टरडे आया, येस्टरडे ने मुझे बताया कि बात चल रही है भूतकाल की, पास्ट टेंस की। तो बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? मे लिखूं? पुलिस ने सोचा तो ठीक है, पर यहाँ मे नहीं आएगा, इंग्लिश लिखने वाले ने गलत लिख दिया, यहाँ पे मे नहीं माइट आना चाहिए, माइट। अब ठीक है, अब परफेक्ट है सेंटेंस, माइट। समझ में? नेक्स्ट आते हैं, ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। उसकी मम्मा ने प्रे करी है कि वो लिव लॉन्ग करे, सो मे ही लिव लॉन्ग। यहाँ पर एक मदर ने प्रे करी है उसकी, तो और यहाँ एक तो अपॉस्ट्रोफी में डला हुआ है, तो सही लिखा हुआ है, मतलब सही, यानी कि हमें इसमें माइट वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी में जो लिखा होता है ना, आपको पता है वो किसी की एकदम बोली हुई बात होती है, तो वो उनकी एक विश है। और अब विश को वो कैसे लिखेंगे? विश को ऐसे लिखेंगे ना, कैसे बताओ कैसे? ही मे लिव लॉन्ग नहीं, वैसे इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। अब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली। चाहता तो पर्स रख सकता था, फिर भी वापस कर दिया। ओके, चलो एरर देखो यहाँ पर, ही रिटर्न द पर्स बिल्कुल ठीक है, दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली। देखो ही कुड कीप यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो कुड कीप ठीक है, बट बात यहाँ पर पास्ट टेंस की हो रही है ना थोड़ा सी, कि वो रख सकता था, रख सकता है नहीं, रख सकता था। सो कुड आएगा, और अगर थोड़ा सा कुड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है मोडाल में, इसके बाद अगर आप लिख दो हैव, और इसके बाद आप ऐड कर दो वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? कीप है, कीप की बजाय आप ऐड कर दो केप्ट। तो अब सेंटेंस मेरा परफेक्टली बन गया कि ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली। समझ गए? वेरी नाइस। आइए नेक्स्ट उस पे आते हैं, 34th पे। When you were young, जब तुम
बच्चे, when you were young, बच्चे थे, you ought to learn good habits, तब हमें ought to learn good habits, ठीक है। सो देखो, अब बात हो रही है पास्ट की, बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है। सो यू ought to ठीक है, learn की बजाय यहाँ पे क्या आ सकेगा, ought to के बाद आएगा have learned। समझ गए? ग्रेट। यह म्यूजिक चल रहा है आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शेल हैप्पी एज मच एज यू। अगर आप गुड मार्क्स लाओगे मैं भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। एरर पे आ जाओ। देखो देखो, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। आई शैल के बाद आना चाहिए बी। आई शैल, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आई शैल बी हैप्पी। अब ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है ना सेंटेंस? बिल्कुल अब ठीक लग रहा है। बी आएगा भाई, शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया, थोड़ा बी भी डालोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। बी को यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा भाई, मेन वर्ब होगा, थोड़ा सा मतलब बढ़िया लगेगा। आई शैल बी हैप्पी, समझ गए? मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो रहा है ना। चलो, वी ऑट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। हमें अपने काम और डील वगैरह के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑट टू के बाद बी का प्रयोग होगा। ऑट टू बी ऑनेस्ट, मेन वर्ब अगेन बी आएगा, ठीक है। नाउ इट्स वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। मुझे अपने वुलन क्लोथ्स लाने चाहिए थे पर मैं लाई नहीं हूँ। सो यहाँ पर शुड ब्रिंग और बात क्या हो रही है, मुझे लाने चाहिए थे ना, लाई तो नहीं ना। तो यानी इट्स वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग, तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ ना। सो पास्ट की बात कर रही हूँ तो क्या आएगा, आई शुड वॉट, आई शुड हैव ब्रॉट। शुड हैव ब्रॉट। आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठा करते, क्या आप जल्दी उठा करते थे, ऐसा पूछ रहे हो, है ना। सो एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। यूज टू जहाँ पर आ गया ना, ये यूज टू जहाँ आ गया वहाँ हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। गेट अप अर्ली। सो देखो 38 क्वेश्चन देखो, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। देखो जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल एक्शन है, ये तो समझ में आ रहा है। आर यू ऐसा पूछ रहा है, बट यूज टू मोडाल है, वो भी बात समझ में आती है, पर वो जैसे कंटिन्यूस टेंस जा रहा है। एक तरह से आप समझ रहे हो कि आर यू यूज टू एक मतलब उसके बाद जैसे कंटिन्यूस एक्शन में आ रहा है कि यूज टू गेटिंग अप अर्ली, जैसे गेट अप की बजाय यहाँ थोड़ा गेटिंग अप अर्ली, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना। गेटिंग अप अर्ली, गेट को हम गेटिंग में कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यूज टू देखो एक हैबिचुअल एक्शन है। मैं समझाती हूँ इस बात को। देखिए जो यूज टू है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ लॉजिक है। लॉजिक सिंपल सा है, देखो कि मैंने यहाँ पर गेटिंग क्यों लिखा। देखो जैसे जो वर्ब है ना, इधर देखो, आर यू यूज टू गेट अप। सो जैसे यूज टू के बाद जो भी मतलब वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें लग रहा है कि ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल जैसे देख लो, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो यहाँ पर गेट नहीं आएगा, यहाँ पर गेटिंग अप आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, गेटिंग अप आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें कि वर्ब के बाद जैसे यूज्ड टू है और आर यू, एक तो देखो वर्ब है ना, वर्ब के बाद जैसे आर यू यूज्ड टू, गेटिंग अप, गेटिंग अप आएगा। देखो पॉइंट समझो, क्या है कि हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, वर्ब एक तो आर आया यहाँ पर, एक यूज टू आया, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यूज टू आया एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और यहाँ पर क्या आएगा, गेटिंग अप अर्ली। गेट भी वर्ब है और यहाँ पर क्या आएगा, यूज टू मोडाल हुआ, फिर आएगा गेटिंग अप, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो ये इसका रूल है कि V1 + ING आएगा, इसलिए समझ लो। नेक्स्ट देखो, our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes even we fail to remember। हमारी हिस्ट्री की नॉलेज कभी हेल्प में भी नहीं आती और कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि किसने अमेरिका इन्वेंट किया एंड ठीक है इस तरह से। तो अब बताओ यहाँ पर कि सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्या इन्वेंट होता है, इन्वेंट होता है क्या, बताओ इन्वेंट होता है, इन्वेंट करोगे अब आप सोचो, भाई इन्वेंट क्यों करोगे तुम, यहाँ पर तो डिस्कवर आना चाहिए ना, डिस्कवर आना चाहिए, इन्वेंट क्यों आएगा, डिस्कवर आएगा, डिस्कवर, अमेरिका को डिस्कवर करा गया, डिस्कवर्ड, या इन्वेंटेड नहीं आएगा, या डिस्कवर्ड आएगा। इन्वेंट करने का तो यही हुआ कि कोई जैसे कोई चीज़ हमने इन्वेंशन करी है, अब इन्वेंशन थोड़ा ना करी। बात बताओ, अमेरिका की इन्वेंशन हुई थी, हम मतलब कभी कभार तो हम ये भी भूल जाते हैं कि किसने अमेरिका डिस्कवर करा। अमेरिका की ये थोड़ी थी कि इन्वेंशन हुई है, कोई साइंस की टेक्नोलॉजी है मैंने इन्वेंशन कर ली, नहीं, अमेरिका तो पहले से था, मैंने अमेरिका डिस्कवर कर लिया है। समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, मुझे लगता है न्यूज़ जो है ना वो सही है। तो माइट, सिर्फ माइट लगा है यहाँ पर, माइट, न्यूज़ माइट, माइट हुआ मोडाल हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो साथ में कोई वर्ब भी लगा दो, मेन वर्ब भी काम आ जाएगी, मेन वर्ब भी आ जाएगा, ठीक है। बी ऐसा है ना जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी आ जाता है, बी एक ऐसी चीज़ है जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का काम करता है। बी सिर्फ बी नहीं और भी होता है, वैसे तो डू भी होता है, हैव भी होता है, बट इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप लगा दो माइट बी ट्रू। अगले आओ, वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट, मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि उसकी गलती है। सो रियलाइज हुआ, रियलाइज से पता चल रहा है कि बात आज की नहीं हो रही है, बात पास की हो रही है। सो ही इज़ होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वॉज एट फॉल्ट, क्या आएगा, वॉज एट फॉल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, उसे याद आया कि वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा। सो यहाँ देखो पास्ट में बात हो रही है ना, तो विल आएगा, वीज़ा, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। नेक्स्ट आ जाओ 44th क्वेश्चन पे, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, किसी भी केस में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक्शन की तो बात कर रही है, एक्शन की तो बात कर रहा है, एक्शन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक्शन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर की क्या ज़रूरत है, डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड, डन, सिंपल था। इस पे आ जाओ, कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, कैपिटल जो है सिचुएट हो रही है इतने मीटर अबव सी लेवल के। सो सिचुएटिंग क्या हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, इज सिचुएटिंग इतने मीटर अबव द सी लेवल, ऐसा बोलना अच्छा लगता है, हमें कैसे पता,
कि अभी बन रही है, ऐसा तो नहीं है ना कहीं। इज सिचुएटेड है, वो बता रहा है कि कैपिटल इतनी ऊंचाई पर है, सी लेवल से इतनी ऊपर है, लेवल है उसका, ना कि होगा या चल रहा है। मतलब ये तो कंटिन्यूस टेंस में कैसे ही जाएगा, आप खुद सोचो ना, काम हो जाएगा तभी तो बता पाऊंगी कि ये सी लेवल है और इससे इतने ऊंचे जो है वो कैपिटल सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखो, ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। हैवी रेन्स के चक्कर में शिप जो है वो ओशन के अंदर डूब गई। अब डूब गई बात कर रही हूँ मैं, डूब गई की, तो यानी सिंक। देखो जब कोई बंदा डूब रहा है यानी कि बंदा एक जीवित वस्तु नहीं, आई एम सॉरी, जीवित की बात की जाती है, यानी लिविंग की बात की जाती है। तो लिविंग के लिए हम ड्रॉन या फिर ड्रॉन चलता है, पर शिप तो लिविंग नहीं है ना फिलहाल। शिप को तो हम नॉन लिविंग में ही कंसिडर करेंगे, उसके अंदर बंदे हैं नहीं है, उस बात की बात नहीं है। तो इस केस में ना सिंक कहते हैं, ना कि ड्रॉन कहते हैं। बट यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सैंक कहेंगे। सैंक क्या कहेंगे, सैंक कहेंगे। ओके, सैंक कहेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ सैंक कैसे लिखते हैं, SANK, सैंक। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, सैंक। नेक्स्ट देखो, इफ़ यूर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर सीट। इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स, अगर तुम्हारे जॉगिंग क्लोथ्स जो हैं वो परमिएबल फैब्रिक के नहीं बने हुए ना, तो तुम डूब जाओगे। यू विल ड्रॉन, अब देखो ये लिविंग पर्सन की बात हो रही है, इन योर स्वेट, इन योर स्वेट, ठीक है। बट इधर क्या है, इधर जो दिक्कत है वो सिर्फ इतनी सी है कि यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। सो यहाँ पर विल की बजाय ना वुड आएगा। विल है मतलब आएगा तो मतलब वर्ब का बेस फॉर्म ही जो कि हमने ड्रॉन लगाया, पर यहाँ वुड आएगा, वो इसलिए क्योंकि बात ना पास्ट टेंस की हो रही है कि इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ, वर यानी वर से हमें पास्ट टेंस पता चल रहा है। सो परमिएबल फैब्रिक, सो यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। सो दिस कंप्लीट्स आर वर्ब से रिलेटेड जितने भी एरर स्पॉटिंग थी मैंने एक बार आपको कवर अप करा दी है, एंड आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। सो वर्ब का ही हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें अगर आपको समझ में आ रहा है, और आगे ही हमारे और लेक्चर्स देखते रहें।